अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज हम लोगों को देखने को नहीं मिली। अच्छी खबर ये थी कि पाकिस्तान टीम एक मैच में फतह के बाद सीरीज जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन ये 5 मैचों की सीरीज थी। ऑलरेडी एक मैच पहले कम कर दिया गया था, देन 3 मैच बारिश की नजर हो गए। तो बाबर आजम भी मायूस इसी वजह से दिखाई दिए कि जो तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था बिफोर वर्ल्ड T20, और हम भी जिस पर बात काफी अरसे से अपने शो में कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तैयारी उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही जिस तरीके की सारी दुनिया इस वक्त तैयार दिखाई दे रही है। उस लिहाज से सीरीज जीतना खुशाइंद है। उसने उसमें उससे कहीं ना कहीं आज मैं एक अखबार में खबर देख रहा था कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को सांस लेने का मौका मैसर आ जाएगा, और हो सकता है कि अब वो T20 वर्ल्ड कप तक कोच बरकरार रहेंगे, वरना शायद उनके लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा हो सकती थी। लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए प्रिडिक्शंस बहुत सारी होती हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट खासी तनकीद का निशाना बनी हुई है। और अच्छा हुआ उनके लिए कि ये सीरीज 1-0 जीतने में जरूर कामयाब हो गए। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की आइटनरी जारी कर दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 12 तारीख से यहाँ पर 18 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है, और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जबकि 5 T20 मैचेस इस टूर पे खेले जाएंगे। T20 मैचेस की खास एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी है वर्ल्ड T20 के लिए, और ये इमारात के मकाम पर खेला जाएगा। 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 5 T20 खेले जाएंगे, जबकि 3 वनडे मैचेस जो खेले जाएंगे वो 17, 19 और 21 सितंबर को खेले जाएंगे। तो फिर अगला महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दूसरी जानिब कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज कल से होने जा रहा है, और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से कई खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हो सकता है सिलेक्शन कमेटी जरूर मॉनिटर कर रही है। उनमें एक नाम तो शुएब मलिक का भी बहुत तगड़े अंदाज से मौजूद है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। फिर फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान की T20 सीरीज मुकम्मल हो गई, और अब बारी है टेस्ट सीरीज की, जिसका आगाज 12 तारीख से, इसी माह की 12 तारीख से होगा। हमारी जश्न आजादी से 2 दिन पहले हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फील्डर, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकरीबन तमाम ही बड़ी जिम्मेदारियों पर बरजमान रहे, अपनी खिदमात पेश की इस मुल्क के लिए। हारून रशीद साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब बहुत ही हैवी हारून एजेंडा भाई, है आज नसीम। हारून भाई हैवी एजेंडा है, लेकिन सबसे पहले एजेंडा जो हम इतने अरसे से कर रहे थे, ये जो वेस्ट इंडीज में हमारे मैचेस मिस हो गए। हम एक मैच जरूर जीतने में कामयाब हो गए, और उसकी वजह से हम सीरीज भी जीत गए। आज अखबार में खबर पढ़ रहा था कि लाइफ लाइन मिल गई मिसबाह को और वकार को। आप एग्री करेंगे? नसीम देखें, मैं इतने करीब वर्ल्ड कप के आई डोंट थिंक सो कि इस मैनेजमेंट को जो भी रिजल्ट वहाँ आता, अगर ये मैचेस सारे हो जाते, मैं नहीं समझता कि उसको चेंज करने की इसलिए ज़रूरत है कि आप देखेंगे सिर्फ 1 महीना रह गया आपके वर्ल्ड कप में। आप मुझे बताएं कोई भी नया सेटअप आके इन लड़कों को दोबारा से यकजा करके नए कॉम्बिनेशन के साथ, उसके पास तो इतना वक्त भी नहीं होगा नई मैनेजमेंट के पास ये करने के लिए। तो आई थिंक मुनासिब तो यही था, बल्कि है ये स्पेकुलेशन थी कि शायद टीम मैनेजमेंट को चेंज कर दिया जाए, लेकिन मेरे नज़दीक टीम मैनेजमेंट को इस वक्त चेंज करना पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं होगा, इर्रिस्पेक्टिव की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। लेकिन आपने एक जिम्मेदारी सौंपी हुई है इस टीम मैनेजमेंट को, इसको उस अंजाम तक लेके जाने दें, क्योंकि इनको T20 तक आपने रखा हुआ है। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है, यू नेवर नो कि जो आने वाली 2 सीरीज का भी आपने जिक्र किया, जिसमें खासतौर पे न्यूजीलैंड की इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें जो मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र ये आई कि 2 मैचेस का इजाफा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने 4 मैचेस ज़ाया हुए वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में। तो मे भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को देखने के लिए 5 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये बहुत करीब है टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। इसके बाद मैंने सुना है कि जो शायद प्लान में है कि इंग्लैंड भी शायद आए, और इसके बाद वेस्ट इंडीज भी शायद यहाँ का दौरा करे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये बहुत करीब करीब है वर्ल्ड कप से पहले ये दौरे, और इस तमाम जो टूर्स जो हो रहे हैं, बाहर की टीमें यहाँ आ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। आई होप कि जो भी सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है कोविड की और बहुत सारे दूसरे मामलात हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जितने भी मुंतजमीन होंगे इसके साथ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, और जहाँ जहाँ भी ये मैचेस हो रहे हैं, उन सबको बहुत ही
तनदेही के साथ काम करना पड़ेगा और अच्छे रिजल्ट्स लाने होंगे। और भाई आपके ख्याल में ज्यादा मुनासिब यही होगा, चाहे जो भी रिजल्ट हो न्यूजीलैंड की सीरीज में, जो भी रिजल्ट हो अगेंस्ट इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज या अफगानिस्तान से, जो हमने ओडीआई सीरीज खेलनी है यकुम से 5 सितंबर तक, तो यकुम से 5 सितंबर तक हम वहां खेल रहे हैं अरुण भाई, देन हम 17 सितंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे होंगे। तो बहुत ही टफ शेड्यूल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अगर हम देखते हैं, आपके ख्याल में टीम मैनेजमेंट को बिफोर वर्ल्ड T20 कैसे भी रिजल्ट हो अब चेंज नहीं करना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में ये भी कहें कि अब शायद कोई दूसरा टीम लेने को तैयार भी नहीं होगा इतनी जल्दी? नहीं, सीधी सी बात है ना, ये तयशुदा बात है। मुझे ये बताएं कि जो भी कोई प्लान करेगा या जो भी नया सेटअप आएगा टीम मैनेजमेंट का, आप इसको इस तरह भी ज़हन में रखें ना कि उसको एक पूरा टाइम चाहिए होता है उन प्लेयर्स को। वो तो सबसे, अगर वो ऐसा बंदा हो जो कि इन प्लेयर्स को जानता ही नहीं है, तो आपको पता है ना कि वो शुरू का जो फेज है वो तो एक दूसरे को जानने में ही लग जाता है। स्किल्स किसी की स्किल सेट कैसे हैं, किसी के कैसे हैं। तो मेरे नज़दीक तो कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। ना ही मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी टॉप नॉचर्स हैं, वो उनको हायरार्की है, वो चाहेगी भी नहीं कि इसको इस वक्त डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत है। हाँ, आपने जो ये कहा कि ये ज़रूर है कि जो तैयारी अब होनी चाहिए उसमें जो स्क्वाड है, वो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो स्क्वाड वर्ल्ड कप में जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, देखिए रिजल्ट्स तो अब आपको इमटेरियल है। आपने अब तो कॉम्बिनेशन देखना है कि आपके ज़हन में क्या है, कि जी आपने ओपनर्स कौन से रखने हैं, आपने मिडिल ऑर्डर में कौन से बैट्समैन को लेके आने, और आपकी फास्ट बॉलिंग या स्पिनर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी। आपको वो स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए इन तमाम मैचेस को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे 2 मैचेस आप एक स्ट्रेटेजी के साथ जाएं, 2 मैचेस दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ जाएं, और बाकी जितने भी मैचेस है उसको डिवाइड करें कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है। हमने स्पिनर्स पे इंहिसार करना है, फास्ट बॉलर्स पे इंहिसार करना है, हमने रेगुलर ओपनर्स के साथ जाना है, हमने मेकशिफ्ट ओपनर्स के साथ जाना है। आपके मिडिल ऑर्डर में जो खला है उसको कौन पूरा करेगा, क्या सरफराज की इसमें जगह है या नहीं है, शुएब मलिक की वापसी बनती है या नहीं बनती, शुएब मकसूद को कैरी करना चाहिए, आजम खान को कैरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो ये वो पजल्स हैं जो कि इनको सॉल्व करने हैं। और ये इन सीरीज से पहले, न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले ये तमाम जो भी थिंक टैंक है, जिसमें आपकी सिलेक्शन कमेटी भी शामिल है, आपकी टीम मैनेजमेंट भी शामिल है, इनको 15 से 20 लड़कों का जो पूल है जो वर्ल्ड कप में जाएगा, वो तैयार हो जाना चाहिए न्यूजीलैंड से पहले। अब एक्सपेरिमेंट की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, अब एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं है। हम भाई अब इन्हें एटलीस्ट बिफोर न्यूजीलैंड सीरीज एक 20 से ज्यादा का पूल होना नहीं चाहिए इनके पास, या 22 का पूल होना चाहिए, जिसमें से आपने 16 मुंतखब करने वर्ल्ड T20 के। अगर 20-22 से ये ऊपर जाते हैं तो कंफ्यूजन का शिकार मजीद होंगे। देखो नसीम, इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट जो सब लोग मिस कर रहे हैं, पहले तो ये होता था कि आपको 3 महीने पहले नाम देने पड़ते थे उन प्रॉब्लम्स के जो कि वर्ल्ड कप में जाएंगे किसी भी इवेंट में। अब शायद वो वक्त कम हो के 1 महीना हो गया है, तो प्रॉब्ली ये 1 महीना तो न्यूजीलैंड की सीरीज जब आएगी तो आपका वो 1 महीना तो आपको तो नाम सबमिट करने हैं ना। तो इसलिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो 20 से 22 लड़के आप नसीम कह रहे हैं वो वही हो जो वर्ल्ड कप में जाएंगे, क्योंकि फिर आपको वो तब्दील करने की इजाजत नहीं देते। एक कट ऑफ डेट देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ओके जी, आपने ये 20 नाम हमें भेज दिए थे या आपने 25 नाम हमें भेज दिए थे, जो कि रिक्वायरमेंट है। आप इसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो शायद 2 से 3 हफ्ते पहले की वो इजाजत देते हैं, क्योंकि देखें इसमें बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है ना। आप देखेंगे जो भी टीम जाएगी उसके वीजाज, उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी बहुत सारी चीजें जो हैं जो अबू धाबी गवर्नमेंट से इन्होंने करनी है, आईसीसी ने। सो इसलिए वो इतना टाइम मांगते हैं कि आप अपने नाम दे दें टेंटेटिवली, ताकि हम उनका सारे वो प्रोसेस से गुजार लें अपने आप को। जब अपने इक्का दुक्का चेंजेस वो हो सकती हैं, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा स्क्वाड चेंज करना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो 20 से 22 का पूल जिसने वर्ल्ड कप में जाना है वही ये न्यूजीलैंड के खिलाफ और बाकी जो भी टीमें आ रही हैं उनके खिलाफ इस सीरीज में इस्तेमाल होने चाहिए। और भाई इनिशियली माजी में हम देखते थे कि 16 रुकनी टीम जाती थी वर्ल्ड T20 में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस की सहूलतें इतनी नहीं होती हैं, लेकिन शायद वर्ल्ड T20 से पहले और इमारात की जो कंडीशन है वहां पर प्रैक्टिस मैचेस का इनेकाद हो सके, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कितने प्लेयर्स को ले जाने की आपके ख्याल में इजाजत देगा? माजी में जो 16 होते थे, क्या इस दफा 20 प्लेयर्स अलाउ होंगे?
जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें नसीम होता ये है कि क्योंकि आपको कोविड का वो प्रोटोकॉल भी आपको जो टाइम है उसको गुज़ारना होता है। इसलिए जो आपको कट ऑफ टाइम मिलेगा कि जिस दिन वो टीम वहाँ पहुँचेगी तो उसी वक़्त से उनका वो कोविड का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 से 22 का पूल जो है प्रोबब्ली आईसीसी इजाज़त देगा कि आप इतने प्लेयर्स ले आएँ, क्योंकि हम इनको वरना तो आप देखें ना, इमीडिएट अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए होगी तो वो जो कोविड का प्रोटोकॉल है जो 7 से 8 दिन का होता है वो तो गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना किसी नए प्लेयर के लिए। तो इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि मैं 20 से 22 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने प्लेयर्स का अलाउ करेगी आईसीसी इन कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, और कि इतना बड़ा स्क्वाड ये ला सकते हैं। तो हम भी ये हमारी कहीं ना कहीं खुशकिस्मती जरूर होगी, क्योंकि अब तक हमारी तैयारी उस तरीके की दिखाई नहीं दी थी। अगर हमें 16 सिलेक्ट करने पड़ जाते तो हमने जिन लोगों को चेक किया है अब तक हम उन्हें चेक ही कर रहे हैं, वो चेक होके नहीं दे रहे, तो उस लिहाज से तो हम फंस जाते। ये कहीं ना नहीं, कहीं पाकिस्तान के लिए गुड लक होगा कि 22 लड़के जा रहे हैं, तो आपको रिप्लेसमेंट में थोड़ी मदद मिलेगी। नहीं नसीम, देखिए आप अगर ये बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक तो इन्होंने 30 से 35 लड़के ट्राई कर लिए हैं। तो आप जो 22 लड़कों में कह रहे हैं कि अभी भी ये अगर ये ट्राई करने वाली बात कर रहे हैं तो ये कोई, अब तो कोई ये सोच बनती नहीं है ना। अब तो कोई भी नहीं सोच सकता कि जी ये अभी ट्रायल पे ही है। अब तो ट्रायल खत्म हो गए। जो आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर रह गया है सिवाय वहाब रियाज और शोएब मलिक के जो टीम से बाहर हैं, आपने कौन सा ऐसा डोमेस्टिक का अच्छा क्रिकेटर जो है या अच्छा परफॉर्मर जो है वो आपने ट्राई नहीं किया? कौन सा ऐसा प्लेयर रह गया जो अब ट्राई आउट होना बाकी है? तो इसलिए जो ट्रायल का प्रोसेस था वो सारा गुजर गया। अब आपने फाइनल शेप में लेके आना है अपनी उस टीम को जिसने वर्ल्ड कप में जाना है। वो 20 से 22 लड़के आपके पास अब वो मौजूद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए इररिस्पेक्टिव, किसी को 1 मैच मिला, किसी को 2 मैच मिले, कोई परफॉर्म कर सका, कोई नहीं कर सका। अब तो ये आपके फैसला करने का वक्त है कि इनमें से परफॉर्म नहीं किया कौन बेहतर है और उसको लेकर चले आगे। बस ये, इसके अलावा तो और आपके पास कोई चारा नहीं। बिल्कुल, इसके अलावा कोई चारा दिखाई नहीं देता। लेकिन अरुण भाई, इस वक्त हमारे पास भी दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इश्तिहारात ने चलना है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देख लेते हैं तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 12 तारीख से सीरीज का पहला टेस्ट मैच है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में हम वेस्ट इंडीज में कैसा परफॉर्म करते हैं जरूर देखना होगा। एक एक मैच है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंपॉर्टेंट होता है। देन कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज कल से हो रहा है, और इसके साथ साथ इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान बड़ा दिलचस्प टेस्ट मैच जारी है, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 12 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज तो मिस कर गई, क्योंकि हम जीत गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1-0 जरूर जीतने में कामयाब हुए, लेकिन 5 मैचों की सीरीज थी। एक ही मैच अगर हो सके तो फिर ना वेस्ट इंडीज की तैयारी उस तरीके से हुई। कैरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के कप्तान भी मायूस थे, बाबर आजम भी मायूस थे। लेकिन टेस्ट सीरीज में हमारी टीम कहाँ होगी? अरुण भाई को टेस्ट क्रिकेट का जितना एक्सपीरियंस है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। अरुण भाई, टेस्ट सीरीज डिफरेंट बॉल गेम। अब हम काफी अरसे से ओडीआई T20 खेलते हुए आ रहे हैं। हमने जिम्बाब्वे में टेस्ट सीरीज खेली थी, लेकिन इतने टफ अपोनेंट नहीं थी हमारे सामने। उससे पहले साउथ अफ्रीका में भी हमें टेस्ट नहीं मिले थे, इंग्लैंड में भी हमें टेस्ट नहीं मिले, वेस्ट इंडीज में भी जब से आए हुए हमने टेस्ट नहीं खेला। तो टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कम है हमारी। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। देखिए, क्योंकि शेड्यूलिंग ऐसी होती है कि आपको बहुत जल्दी स्विच करना पड़ता है। आई थिंक ये किसी भी ऐसे प्लेयर के लिए जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, जिसमें T20 भी है, वनडे भी है और टेस्ट मैच भी है, और एक आध हफ्ते के गैप के बाद से या 3 से 4 दिन के गैप के बाद से आपका वो नया फॉर्मेट शुरू हो जाता है। तो प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरा, पाकिस्तान जब T20 खेलता है तो उसका स्क्वाड डिफरेंट होता है, या कोई भी टीम फॉर दैट मैटर, उनका T20 का स्क्वाड डिफरेंट होता है। उसके से 6 से 7 प्लेयर्स जो हैं वो आपके टेस्ट मैच का हिस्सा भी होते हैं, और कुछ नए प्लेयर्स ने आगे ज्वाइन इन करना है। तो जेलिंग वाला एक एलिमेंट भी होता है कि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टीम के जो प्लेयर्स बाहर से आए हैं वो अब आके ज्वाइन कर रहे हैं, वो कितनी मतलब क्रिकेट खेलते हुए आए हैं कि नहीं आए हैं। इन पाकिस्तान केस ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो इसलिए बहुत जल्दी इनको उन हालात में अपने आप को तब्दील करना होगा फ्रॉम टू T20 माइंडसेट into a longer version of the game, that is test cricket.
सो इसके लिए जितना जल्दी अपने आप को ऑब्वियसली कोशिश कर रहे होंगे ये, क्योंकि बीच में एक आध कोई प्रैक्टिस मैच खेला होगा या अपने टीमों को बांट के अपनी स्क्वाड की इन्होंने लॉन्गर वर्जन के ऊपर ये खेले होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों टीमों को मैं देखता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में कोई कोई बहुत ज़्यादा मुझे कोई इतना फर्क नज़र नहीं आ रहा। वेस्ट इंडीज़ भी कोई बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है अपनी हालिया पास्ट में, और पाकिस्तान ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेल रही है। थोड़ा सा एज वेस्ट इंडीज़ को ये होगा कि उनके पास थोड़े से फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने पिचेस की कंडीशंस देखी हैं वो प्रॉब्ली इतनी अब सूटेबल नहीं रही फास्ट बॉलर्स के लिए। अब तो स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो जो स्पिनर्स को जब ज़्यादा हेल्प कर रही हैं तो मुझे पाकिस्तान का थोड़ा सा एडवांटेज नज़र आता है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर हैं तो वो उसको, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर्स भी हैं वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर रिवर्स स्विंग आपको बहुत काम देगी। बॉल लो रहता है जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आप फ्रंट फुट पे आके खेल सकते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जितने भी आपके जो टेस्ट प्लेयर्स अजहर अली हो गए या आबिद अली हो गए या इस तरह के जितने भी प्लेयर्स अब आए हैं, उनको बहुत जल्दी अपने आप को वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में अपने आप को अडाप्ट करना होगा और परफॉर्म करना होगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान को अच्छा स्कोर प्रोवाइड करें, रन अच्छे लगेंगे तो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो उनके ऊपर अटैक कर सकेंगे। और मैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर से आगाज करता हूँ। इमरान भट्ट और उनके साथ आबिद अली के साथ हम इनिंग का आगाज करते हैं। दोनों का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आबिद का थोड़ा एक्सपीरियंस है, इमरान से 2-4 टेस्ट मैचों का ज्यादा है। आप इस ओपनिंग पेयर को किस तरह देख रहे हैं? और शान मसूद काफी अरसे से बाहर है, हारून भाई, शान मसूद क्या इस फॉर्मेट के भी प्लेयर नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मेरे अपने नज़दीक जितनी मैंने ग्रोथ देखी है शान मसूद की जब से ये टीम में आए हैं, एक वक्त था कि ये ज़्यादातर ऑन साइड पे ज़्यादा खेला करते थे। बहुत मेहनती हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, और उसके साथ साथ कोचेस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं अपनी टेक्निक को ठीक करने के लिए। आपको पता होगा हाल ही में साउथ अफ्रीका भी गए थे और गैरी कर्स्टन से भी कुछ टिप्स वगैरह लेके आए, और आगे हमने देखा कि उन्होंने जो कि लॉन्गर वर्जन के प्लेयर थे उन्होंने अपने आप को T20 में भी आके अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। आई थिंक इज अ गुड ओपनर। फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शान मसूद को आप ज़रूर देखेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड में इस वक्त, क्योंकि आबिद अली और इमरान जो हैं वो क्योंकि पीछे इन्होंने 1-2 पार्टनरशिप्स अच्छी की हुई हैं टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें, प्लस फिर अजहर अली हैं, और उसके बाद आप बाबर आजम एंड अपनी रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है। अब देखना सिर्फ ये होगा कि अभी तक तो रियल सेंस में इमरान भी टेस्ट नहीं हुए और ना ही आबिद अली, इन दैट सेंस के अब वेस्ट इंडीज़ की पेस अटैक के खिलाफ ये जब खेलेंगे तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे, तब जाके पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो ईजी वे में खेलेगी, यानी अच्छे माइंडसेट के साथ आएगी। क्योंकि अगर आप 2 से 3 विकेट्स गिर जाती हैं तो आपके आने वाला बैट्समैन भी नेगेटिव माइंडसेट के साथ आता है कि यार अभी थोड़ा सा विकेट पर रुकना पड़ेगा, हमें पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। तो मैं ये फील करता हूं कि ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज जो है, ये जो भी आपके पास ये ओपनर्स हैं, आप इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करके इनको पूरा मौका दें ताकि आपको पता लगे कि इनके पास कितना स्किल्स का लेवल है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये अच्छी बॉलिंग के खिलाफ खेल सकते हैं। बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग से मुझे इतना इशू नजर नहीं आ रहा। और भाई बॉलिंग पे तो मैं आता हूँ जरा, थोड़ा सा बैटिंग में फवाद आलम का नाम लेना भूल गए। जो रोल फवाद आलम ने पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में किया है हारून भाई, वो तो लाजवाब है। हाँ, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। मैं जो बात ये करने जा रहा था कि मैंने फिलहाल ओपनर्स के ऊपर और मैंने नंबर 3 बैट्समैन के ऊपर फोकस किया ना, मैं इसीलिए जो आपको बात कर रहा हूँ कि नीचे अगर आप मिडिल ऑर्डर देखते हैं तो उसमें बाबर हो गया, फवाद हो गया, रिजवान हो गया, ये आके थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ तो शो कर रहे हैं ना। फवाद ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए पीछे अगर आप देखें, और उसके साथ फवाद का रोल यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बीइंग ए लेफ्ट हैंडेड। वो आगे बीच में जिस किस्म से वो खेलते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं क्रीज को, जो कि टेस्ट क्रिकेट का खासा होता है कि जो सेशन बाय सेशन खेले, 2-2 घंटे के सेशन आपको विकेट पे गुजारने पड़ते हैं, 30 ओवर का एक सेशन होता है। तो जो ज्यादा देर तक विकेट पर खड़ा रहेगा वो बैट्समैन करेगा रन्स, और फवाद आलम में ये सलाहियत तो मौजूद है। और आपने देखा भी होगा उनको कि जिस तरीके से उन्होंने पीछे टेस्ट मैचेस में इन्हें खेली है। आई विश कि ये जो 3 से 4 महीने का जो पीरियड आया था जिसमें उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, वो उनकी फॉर्म को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि दोबारा आके आपको फिर दोबारा से सेट होना पड़ता है, आपको उस फॉर्म को वापस लाना होता है। सो मुझे पता है कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बहुत ऐसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक ये टीम में नहीं भी थे मुसलसल ये हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं पिछले 4 से 5 सीजन में फर्स्ट क्लास के।
तो यही वजह है कि उनका कमबैक भी हुआ है। तो इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में कि फवाद एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे इस सीरीज में भी। और भाई हम 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे, वो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए ज्यादा जूस मौजूद होगा, जो कंडीशन अब होगी इस मौसम में पिचेस की, उस लिहाज से मौके स्पिनर्स के लिए ज्यादा होंगे। तो हम 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर के साथ भी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर भी हम नवाज की सूरत में डाल सकते हैं। मेरे अपने नज़दीक देखें, प्रॉब्लम ये होगी कि पाकिस्तान का एक और जो वेपन है ना पाकिस्तान के पास, स्पिनर्स के साथ साथ पाकिस्तान के पास ओल्ड बॉल के साथ रिवर्स स्विंग का जो एलिमेंट है ना, वो प्रॉब्ली उस थर्ड स्पिनर को कॉम्पनसेट कर सकता है। क्योंकि जो 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 बनेगा, जो टेस्ट क्रिकेट का जो बनता है स्ट्रेटेजी, वो यही होता है कि शुरू में आपके फास्ट बॉलर ने आगे बॉलिंग करके अगर अपन इनिशियल स्पेल्स में उन्होंने आपको आउट करके दे दिए, तो फिर होता है कि एक एंड से फास्ट बॉलर और एक एंड से स्पिनर पे आप फिर अटैक करते हैं दूसरी टीम के ऊपर। अगर पिच जैसे कि हम देख रहे हैं स्पिन होती है, तो उससे ये होगा कि आपको, क्योंकि एक दिन में 18 से 20 ओवर्स करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको अपने बॉलर्स को बड़े अच्छे तरीके से 4 से 5 ओवर का स्पेल देना पड़ता है कि जी अगर तो विकेट ले ले तो आप 1-2 ओवर उसको ज्यादा दे देते हैं। अगर वो विकेट ना दे, मैं फास्ट बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जहां तक स्पिनर्स हैं वो लंबे स्पेल कर सकते हैं। स्पिनर्स जो है वो 10 ओवर का स्पेल भी करेंगे, 12 ओवर का स्पेल भी करेंगे। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, फिर तो उनको कोई इशू होता नहीं है। तो इसलिए जो मैं फील करता हूँ कि 3 फास्ट बॉलर्स का होना जरूरी है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 स्पिनर्स, देखिए अगर स्पिनिंग विकेट है ना, तो 2 स्पिनर्स ही काम अपना वो रोल प्ले कर लेंगे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरे स्पिनर को डाल दें तो हो सकता है अगर वो 2 स्पिनर काम करें तो तीसरा स्पिनर जो है बॉलिंग ही ना कर सके। सो इसलिए मैं फील करता हूँ कि 3 फास्ट बॉलर और 2 आपके पास स्पिनर होने चाहिए, और बाकी आपका जो बैटिंग लाइन है वो 5 से 6 जो बैट्समैन है वो आपके 11 का हिस्सा होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर होने कौन चाहिए। देखिए हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, तो 2 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। अब आपके पास धानी मौजूद हैं, आपके पास हारिस रऊफ मौजूद हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ की सूरत में एक ऑलराउंडर भी मौजूद है। तो फास्ट बॉलर पहले आपकी नजर में 3 कौन होने चाहिए? देखिए मेरे अपने नज़दीक जिस अंदाज में धानी ने बॉलिंग की है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, और उसके बाद जब T20 में देखा, उसका एक एडवांटेज जो है वो ये है कि बिकॉज ऑफ हिज हाइट उसको जो एडवांटेज मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन ने धानी को नहीं देखा हुआ कि वो क्या बॉलिंग करता है क्या नहीं करता है। तो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे धानी आपका पार्ट प्ले कर सकता है उसमें एज ए थर्ड बॉलर। लेकिन जो मैं माइंडसेट देखता हूँ मिसबा का और उनका, यू नेवर नो, आई थिंक अगर डिलेड डिसीजन ले ले दिलेराना तो धानी को डेब्यू करवा सकते हैं। लेकिन उनके जहन में, क्योंकि बैटिंग को भी मजबूत करना होगा, उनके जहन में आपके जो फ़हीम अशरफ है वो भी उनके जहन में खटक रहे होंगे, और उनको वो जो खास तौर पर आपने हाल ही में तो उन्होंने बहुत तारीफ, आपने नहीं हाल ही में बहुत तारीफ की है उसकी, हारिस रऊफ की, कि वो तो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है। वकार यूनुस ने तो कहा वो आपका मैच विनर होगा। तो आप इससे माइंड उनका रीड कर सकते हैं कि आपकी जो टीम थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है। सो ये भी चांसेस हैं, क्योंकि रिवर्स स्विंग की मैंने आपको जिक्र किया, क्योंकि जो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते हैं हारिस रऊफ, वो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं वेस्ट इंडीज की पिचेस के ऊपर। सो इट इज बिटवीन इन 3 में से मैं अगर रहूं तो चांस लेने के लिए धानी के लिए जरूर जा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चूज करेंगे बिटवीन जो दोनों हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ की तरफ में से किसी एक को चूज करेंगे। हालांकि धानी के साथ जाना चाहिए। जहर आप खिलाएंगे तो ही पता चलेगा। क्योंकि अरुण भाई देखिए ना, वो अभी आपके PSL का बेस्ट बॉलर था। आप वो यहाँ पहुंच गया था, आप कहीं ना कहीं टीम में डाल के चेक तो करते हैं आपके भाई, क्या ये वर्ल्ड T20 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन आपने ट्राई करना गवारा नहीं किया। आप समझते हैं कि हमारे यही बॉलर्स हैं, ये बेहतर है। वैसे वकार यूनुस के इर्द गिर्द जब भी कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम में, जो 2-3 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, करीब उनमें एक हारिस रऊफ भी है। तो आपका वोट मुझे लग रहा है बहुत तगड़ा है। आप समझ गए ये वोट कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हारिस रऊफ यंगस्टर है। नहीं नसीम, मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूं। देखिए जहां मैं धानी की जो बात कर रहा हूं, मैं उसकी T20 की परफॉर्मेंस की वजह से बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, लंबे लंबे ओवर्स किए हुए हैं। मैं इसलिए धानी की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर उसको मैं टेस्ट मैच ना खिलाता। मैं अगर उसके ऊपर कह रहा हूँ कि उसको खेलना चाहिए या इस पे चांस ये ले सकते हैं, उसका रीजन ये है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबे लंबे ओवर्स किए हुए हैं, 5-5, 6-6 विकेट्स आउट किए हुए हैं।
सो आपको आर्ट ऑफ बॉलिंग आता ही लॉन्गर वर्जन क्रिकेट खेलने पे है। जितनी ज्यादा आप लंबी बॉलिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी आप में आती है। तो इसलिए मैं धानी को प्रेफर कर रहा था कि उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी अच्छी खासी खेली हुई है, लंबे लंबे ओवर्स किए हुए हैं। हाँ ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स बता रहे हैं ना, इसमें जो आप जो वोट की बात कर रहे हैं, वो तो स्टेटमेंट्स देखें ना। स्टेटमेंट्स ये कह रहे हैं कि वो मैच विनर होगा हारिस रऊफ, तो यस, क्यों नहीं, एबिलिटी है, लेकिन वो करके भी तो दिखाए ना। सिर्फ मतलब बिल्कुल ये सही बात। कहने से कि जी वो टैलेंटेड है, जब तक कोई परफॉर्म ना करे आप किसी के बारे में इतनी बड़ी बात, मेरे नजदीक मैं हमेशा बहुत मोहतात रहता था। मुझे नजर आ रहा होता था कि बासित अली एक अच्छे बैट्समैन बनेंगे, इंजमाम एक बहुत अच्छे बैट्समैन बनेंगे, मुश्ताक एक अच्छा स्पिनर होगा, लेकिन मैंने कभी आके कभी जोर शोर से ये नहीं कहा कि ये जी, मुझे पता था कि ये वक्त के साथ साथ ये ग्रो करेंगे और अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह हारिस रऊफ को आप प्लेयर को उसके माइंड के साथ, वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए। अब फिर वो मेरा पुराना साथी, आपको या मैं जिक्र करूंगा तो आप वो करेंगे, इसलिए मैं उसका जिक्र ही नहीं करता मंसूर अख्तर का, इसलिए अब आप छोड़ दें। मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको ये कहें कि भाई परफॉर्म करके भी तो दिखाओ। हम आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जी ये हम आपको सारे मैच खिला रहे हैं, बट यू हैव टू परफॉर्म। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो कब तक आप बगैर विकेट लिए हुए खेलते चले जाएंगे। भाई कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, टूर आप कर रहे हैं, मैच आप खेल रहे हैं, पैसे आप ले रहे हैं, तो परफॉर्म तो करें ना आप, ऐसे तो नहीं हो सकता। और भाई कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ी बात करते हैं, हम आगे भी बात करेंगे, कुछ स्टैट्स के अपने स्क्वाड पे, कुछ स्पिनर्स पे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। आ, आ, कश्मीर प्रीमियर लीग का कल से आगाज हो रहा है। कल जो पहला मैच खेला जाएगा उसमें शाहिद खान आफरीदी वर्सेस शुएब मलिक है। शुएब मलिक की परफॉर्मेंस यहाँ क्या चेक की जा सकती है कि वो किस फॉर्म में, फिटनेस लेवल कैसा है उनका? देखिए शुएब मलिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उनके स्किल्स के ऊपर तो कोई भी एतराज नहीं। आई थिंक अगर वो इस केपीएल में अगर वो रन्स नहीं भी करते, आपने सिर्फ उनके फिटनेस और उनको बस मैच फिटनेस प्रॉब्ली उनको दिखानी है अंदर, क्योंकि वो बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। ये वो प्लेयर्स होते हैं कि जो हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मेरा रीजन क्या है ये कहने का। देखिए मुजफ्फराबाद में पहली मर्तबा इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वहाँ की पिचेस टेस्ट नहीं हुई इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये बड़े इवेंट्स के लिए। तो इसलिए यू नेवर नो कि पिचेस, आई होप कि बहुत मेहनत करके बड़ी अच्छी पिचेस बनाई हुई होंगी। उनका स्क्वायर शायद 5 से 7 पिचेस का वो स्क्वायर है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ग्राउंड अभी प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुए। ठीक है, हमने अंडर 19 के कुछ मैचेस वहाँ रख दिए हैं, फर्स्ट क्लास के कुछ मैचेस वहाँ रख दिए, तो लेकिन वो ये जो 15 दिन की मुसलसल क्रिकेट है उसके लिए तो वो पिचेस शायद कभी यूज नहीं हुई। अगर वो यूज नहीं हुई तो ये टेस्ट होगा उनके लिए, तो हो सकता है अगर ऊपर नीचे वो पिचेस हुई तो परफॉर्मेंस तो इफेक्ट हो सकती है बैट्समैन की भी और बॉलर्स की भी, और बॉलर्स हावी भी हो सकते हैं बैट्समैन के ऊपर। तो शुएब मलिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ ये देखना है कि उनकी मैच फिटनेस कैसे वापस आती है। अगर वो आपकी जहन में या आपकी सोच में है कि वो वर्ल्ड कप में जा सकते हैं, अगर वो वर्ल्ड कप में आपकी सोच में नहीं है, आपके थिंक टैंक की, तो फिर हम जितनी मर्जी बातें कर लें, शुएब मलिक या जितने मर्जी रन भी कर दें, वो उसका हिस्सा नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए शुएब के लिए आप सिर्फ ये देखें कि क्या वो फिट हैं, मैच फिटनेस उनकी कैसी है। अगर तो पिचेस अच्छी बन गई तो आई एम श्योर कि वो परफॉर्म करेंगे। अगर पिचेस में थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई जो बैट्समैन के लिए अगर अच्छी ना हुई, तो फिर तो हर बैट्समैन ही वहां स्ट्रगल करेगा, उसमें शुएब मलिक भी शामिल होंगे। फिर वहां पे अगर शुएब की स्पिन भी चेक की जा सकती है, क्योंकि हफीज ने जो बात कही कि पिछले 1.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे बॉलिंग करने का मौका तो मिले, बॉलिंग करने का मौका तो मिले, लेकिन मुझे उस तरीके से मौका नहीं मिल पा रहा था। बिलाखिर मौका मिला और मैं बहुत खुश हूं कि मैं पहली मर्तबा बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच बना। और मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है कि पहले इंग्लैंड टीम आउट हो गई कम स्कोर के ऊपर, फिर इंडिया की टीम भी कहीं ना कहीं अच्छे आगाज के बाद मसाइल से दो चार है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है। कल इंडियन सीमर्स की जबरदस्त बॉलिंग, हालांकि टॉस जीत लिया था इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग की थी, बुमराह की मैं बात कर लूं, शर्दिल ठाकुर की बात कर लूं, ये तमाम ही उनके पेसर्स ने जिस तरह नपी तुली बॉलिंग की थी, सिर्फ 183 रन तक महदूद किया इंग्लैंड को। और अभी कहीं बारिश की आंख में चोली चल रही है, जो आखिरी इतलात आने तक 125 रन 4 विकेटों के नुकसान पर
इंडिया ने स्कोर कर लिए थे। तो 58 रन अब भी इंडिया को दरकार है इंग्लैंड के पहली इनिंग का स्कोर बराबर करने के लिए। हारून रशीद भाई, ब्रेक के बाद दोबारा आपको वेलकम करते हैं। हारून भाई, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है, 183 रन पर टॉस जीतने के बाद आउट हो गए। देन अच्छा आगाज हो गया था इंडिया का, बहुत जबरदस्त ओपनिंग स्टार्ट था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड का कमबैक कि फिर 125 पर उन्होंने 4 आउट कर लिए जी। हाँ, आई थिंक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है और मुझे बहुत अरसे के बाद इंग्लैंड में एक ऐसी पिच नजर आई जो मीडियम पेस बॉलर और फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है। यूजुअली अब जो मैं जितनी भी पिचेस देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में इंग्लैंड में, वो बहुत बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस हैं। आप आके आराम से बैटिंग कर सकते हैं। ये पहला मौका था जिसको काफी अरसे के बाद, जो एक जमाने में हुआ करती थी इंग्लैंड की पिचेस जो कि सीमर्स को बहुत हेल्प करती थी, कल वो भी नजर आया और उसका पूरा फायदा उठाया। टॉस के बाद जिस तरह की बॉलिंग की है इंडिया ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और एक ही लाइन के ऊपर बॉल करते हुए उन्होंने काफी बैट्समैन को डिस्टर्ब भी किया। आई थिंक रूट के अलावा तो बाकी कोई इतना कारामद स्कोर भी नहीं कर सका, लेकिन जो रिप्लाई किया इंडिया ने वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड। बहुत इनिशियल जो स्पेल था वो इतना जबरदस्त था दोनों इंग्लैंड के बॉलर्स का, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने निकाला, रोहित शर्मा ने और पुजारा ने, और उसके बाद वो अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने दे दी फर्स्ट इनिंग की। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में जैसे कि जब अगर इस किस्म की पिचेस हो तो फास्ट बॉलर किसी भी वक्त आके जो है वो कम बैक कर सकते हैं, जैसे कि एंडरसन ने किया। एंडरसन ने आते ही 2 बॉलों में 2 विकेट जो लिए और खास तौर पर जो उसने कोहली की विकेट ली है, कोहली उनका मेन स्टे था इंडिया का। ये अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोहली नीचे से आके अपनी टीम को जो है वो, और वो लंबे स्कोर करते हैं, रहाणे भी लंबे स्कोर करते हैं, रहाणे बदकिस्मती से रन आउट हो गए। सो इंग्लैंड का एक बड़ा ग्रेट कमबैक हुआ है और ये टेस्ट मैच है वो ओपन हो गया। पंत एक बहुत बड़े हिटर है, वो बहुत जारहाना भी बैटिंग करते हैं और वो बॉलर्स को मौका देते हैं, और ऐसी पिच के ऊपर जहाँ गेंद सीम कर रहा है, अगर पंत नहीं चल सके तो बाकी तो पीछे टेल एंडर्स रह जाएंगे। तो मैं ये फील करता हूँ कि अगर इंडिया बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए चले गए तो अगर वो लीड ले जाते हैं 100 या 100 रन से ज्यादा की लीड, तो थोड़ा सा इंडिया अपने आप को सेफ महसूस करेगी। लेकिन अगर लगभग 183 रन से पहले आउट हो जाते हैं या 200-225 के दरमियान आउट हो जाते हैं, तो आई थिंक थर्ड इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेदर भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ, 125 रन पे 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से भी मैच रुका हुआ है। आधे घंटे का ज्यादा टाइम मिलता है आपके शेड्यूल टाइम के बाद, अगर उस वक्त तक भी अगर ये मैच शुरू ना हो सका तो हो सकता है ये मैच आज ना हो। तो बाकी के जो 3 दिन रह जाएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए और दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी, खासतौर पर इंग्लैंड के, ताकि इंडिया को वो अपने 183 रन से पहले आउट कर ले, ताकि वो एडवांटेज जो इंडिया लीड लेके जा सकता है वो उसको ना मिले। अरुण भाई, तो फिर अब 9 बजे की हेडलाइंस का टाइम हो रहा है, आपसे इजाजत लेने का वक्त है यहाँ पर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जारी है, उस पर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, उस पर हम बातचीत के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि 2 तगड़ी टीमें मैदान में हैं और इंग्लैंड ने जैसे टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, वो बेहतर था या नहीं था। अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।